नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात या दस्तक में शुरुआत। आज उस बेफिक्री से करें देश की और लिख दे पीछे यह देश बेफिक्र है, या फिर इस बात का जिक्र किया जाए कि कोई अपने इलाके में डीएम का दरवाजा खटखटा ले, अपने सूबे के सीएम के दरवाजे पर पहुंच जाए, पीएम को पत्र लिख दे और हालात। रिपोर्ट देखिए। नाम आरती शर्मा, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। संपर्क करें 8393806414 जी। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और उनमें से जिन्हें किडनी चाहिए वो इस महिला से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्र अब सोशल मीडिया पर चस्पा कर दिया गया है। लेकिन आरती को किडनी बेचने के हालात में किन हालातों ने पहुंचा दिया, तो ये सच जानने से पहले इन आवाजों को सुन लीजिए। क्योंकि इस देश में सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, बेटियों के लिए कुछ किया नहीं जाता है। पापा के पास पैसे नहीं है। मेरी पत्नी ने निर्णय किया, मैं अपनी एक किडनी बेचना चाहती हूँ। मैं इसमें इसका सहयोग कर रहा हूँ। डीएम साहब के पास गई तो उन्होंने मुझे ये कह के भगा दिया कि अपनी औकात में रह के बच्चों को पढ़ाओ। ये आगरा के मनोज शर्मा का परिवार है, उसका दर्द है, कलेजा छलनी करने वाला दर्द। घर में खाने को और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। नोटबंदी आई थी, उससे पहले जिंदगी रफ्तार से चलती थी। नोटबंदी आई, उसके बाद जिंदगी पर ब्रेक लग गई, सब कुछ ठप हो गया। पड़ोसियों की मदद से घर का चूल्हा अब जल रहा है, बच्चे 3 महीने से घर पर बैठे हैं। सीएम डीएम पीएम सबका दरवाजा खटखटाने के बाद और जब उम्मीद खत्म हो चली तो मनोज की पत्नी आरती ने यह पत्र लिखा और अब उसे फेसबुक पर डाल दिया है। सीधे लिखा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए किडनी बेचना चाहती हूँ। डीएम साहब के पास गई तो उन्होंने मुझे ये कह के भगा दिया कि अपनी औकात में रह के बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए मैं अब किसी से मदद की गुहार नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हम अपनी एक किडनी बेचना चाहते हैं। इस देश में जिसको भी जरूरत हो, बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, जो भी जरूरतमंद हो वो मुझसे संपर्क कर ले। तो मनोज आरती के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी निधि उम्र 14 बरस, उससे छोटी नव्या 12 बरस, उससे छोटी नंदनी 10 बरस और सबसे छोटा बेटा शौर्य है, जिसकी उम्र 7 बरस की है। और ये बच्चे नोटबंदी से पहले तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ने में अच्छे थे। और आरती मनोज यानी माँ बाप को उम्मीद थी चारों बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेंगे। लेकिन फिर नोटबंदी आई, हालात बदल गए, हालात ने इन्हें बदल दिया। बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी, घर में 2 जून की रोटी का संकट हो गया। बच्चे भी परिवार का हाल जानते थे, उन्हें भी मालूम है फीस बिना स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर क्या, यूं ही किताब और कॉपी को देखते देखते जिंदगी कट रही है। मैं फर्स्ट आती हूँ, मेरे क्लास में फुल नंबर आते हैं। ठीक है, 3 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही? पापा के पास पैसे नहीं है तो मैम कहती है पहले फीस भराओ तभी अंदर बैठने दूंगी। हाँ, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं है। तो आरती किसी कीमत पर बच्चों की पढ़ाई से समझौता करना नहीं चाहती। उसकी इच्छा है बच्चे उसी स्कूल में पढ़े जिसमें पढ़ते आए हैं, लेकिन घर में तो पैसे है नहीं। और ऐसे में गरीब बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत भी कोशिश कर ली, लेकिन वह भी संभव नहीं हुआ। बच्चों के लिए स्कूल का दरवाजा नहीं खुला। तो ऐसे में एक रास्ता यह था कि इलाके के डीएम के पास जाएं, और दूसरा रास्ता यह भी था सूबे के सीएम के पास जाएं। तो डीएम सीएम दोनों के दर पर आरती पहुंची, गुजारिश की, और जब बात नहीं बनी तो आखिर में फैसला किया शायद कोई किडनी खरीद ले। दरअसल नोटबंदी से पहले मनोज का रेडीमेड कपड़ों का अपना छोटा सा धंधा था जो अच्छा चलता था, लेकिन अब वो एक प्राइवेट जॉब करने को मजबूर है, जिसमें उसे महज 5 से 6 हजार रुपए ही मिलते हैं। किराए का घर है, घर में बूढ़े माँ बाप भी हैं। तो ऐसे में पहले क्या करे और बाद में क्या करे? जिंदगी जीने के लिए ही पैसे जब पूरे नहीं हो पाते तो क्या पहले और क्या बाद। हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने हमको मेरी पत्नी को धक्के मार के भगा दिया, ये बोल दिया जाओ। तो पिता अब करे क्या? बच्चों को पढ़ाने के लिए मां ने किडनी बेचने का फैसला कर जिंदगी दांव पर लगा दी है, और माता पिता की छांव में बैठे बच्चे क्या करें?
क्या डीएम सीएम पीएम के बाद भी कोई है जिसके दरवाजे पर आरती जाए, दरवाजा खटखटाए और उम्मीद आस पूरी हो जाए? इंतजार तो है, लेकिन जब तक ये इंतजार पूरा हो उससे पहले किडनी का जरूरतमंद जिसका ब्लड ग्रुप बी हो वो शख्स इस दरवाजे पर जरूर आ जाए और किडनी के दाम चुका दे, जिससे बच्चे पढ़ सकें, 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। बहुतेरे सवाल हैं। सिर्फ आगरा के एक घर में झांका जाए या इस देश की इकोनॉमी को भी समझ लिया जाए? तो आइए अब जरा इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं, वह भी नोटबंदी के 200 दिन बाद। तो नोटबंदी ने देश की विकास दर को ऐसा झटका दिया कि वित्तीय साल 2016-17 की चौथी तिमाही में यह 6.1% पर अटक गया। नतीजा, जीडीपी की विकास दर 2016-17 में 7.1% रही। और इसी का नतीजा है कि साल 2016-17 में विकास दर बीते 3 बरस में सबसे कम हो गया। लेकिन सत्ता संभालने के बाद जो वित्त मंत्री ये कहने से नहीं चूके थे कि अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब दौर से निकल चुकी है और अब शिखर की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने आज बिगड़ी विकास दर का ठीकरा वैश्विक मंदी से लेकर खराब मानसून तक को बता दिया। जब दुनिया में स्लोडाउन का दौर होता है तो स्वाभाविक है कि सब देशों पे उसका प्रभाव पड़ता है। ट्रेड भी श्रिंक हुआ विश्व भर में। दिलचस्प यह है कि वित्त मंत्री कह रहे हैं बीते 3 बरस से खराब मानसून का असर अर्थव्यवस्था पर रहा, लेकिन सच यही है कि कृषि क्षेत्र में हुए विकास दर के चलते ही जीडीपी 7.1% तक पहुंच पाई, वरना हाल तो और खराब होते, क्योंकि 8 प्रमुख सेक्टरों में से ज्यादातर का हाल बेहद खराब है। आलम यह है कि खनन क्षेत्र में बीते बरस ग्रोथ रेट महज 1.8% रहा, जबकि उससे पहले के बरस में 10.5% था। कंस्ट्रक्शन में बीते बरस ग्रोथ रेट 1.7% रहा, उससे पहले के बरस में 5% था। ट्रेड सर्विसेज में ग्रोथ रेट 7.8% रहा, उससे पहले के बरस में 10.5% था। When demonetization was done, I had predicted that the economy will take a hit between 1 and 1.5%. What the Congress and the opposition have been saying has been proved true. और सच यही है, कृषि विकास दर भले अच्छी हो, लेकिन कृषि माल का निर्यात लगातार घट रहा है, आयात लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि निर्यात 2013-14 में $43.2 बिलियन था, जो 2016-17 में घटकर $33.8 बिलियन पर पहुंच गया है। रोजगार का संकट लगातार बढ़ रहा है। 2009-10 में 8,70,000 नए रोजगार थे, 2016 में सिर्फ 1,35,000 नए रोजगार पैदा हुए। विप्रो, इन्फोसिस और तमाम दूसरी बड़ी कंपनियां लगातार छटनी कर रही है, और जिस मुद्रा बैंक लोन के आसरे सरकार अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चूक रही, उसका सच तो यह है कि उसमें कई पुराने कर्जदार हैं और उनके कर्ज को दूसरे सार्वजनिक बैंकों से निकालकर मुद्रा बैंक के नाम से कर दिया गया है। काले धन का मुद्दा इस दौर में हाशिए पर है। एनपीए 7 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है और बीते 1 बरस में ही यह 1 लाख करोड़ और बढ़ चुका है। अब कह सकते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों सामने आते हैं, तो पॉजिटिव रखकर क्या हम नेगेटिव एस्पेक्ट से बच सकते हैं? नकारात्मकता और सकारात्मक के बीच की स्थिति में क्या हम दस्तक देते हैं? इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बेफिक्री का आलम इस देश में सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं था, आगरा का मसला नहीं था। हम आपको बिहार लिए चलते हैं। सुशासन बाबू शब्द के साथ ही नीतीश कुमार का चेहरा हर जहन में उभर ही आएगा। तो आइए हम दरअसल बिहार के एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा दिखलाएं, यानी शैक्षिक व्यवस्था कैसी है। उससे पहले ये सरकार है कौन सी, कैसी है, जरा एक रूप देखिए इसका। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, शिक्षा बीई यानी इंजीनियरिंग। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, शिक्षा 9वीं पास। और उसके बाद मंत्रिमंडल की स्थिति भी देख लीजिए। कपिल देव कामत 8वीं पास है, पंचायती राज मंत्री। विजेंद्र प्रसाद यादव 10वीं पास, ऊर्जा मंत्री। फिरोज अहमद 10वीं पास, गन्ना मंत्री। राम विचार राय 10वीं पास, कृषि मंत्री। श्रवण कुमार 12वीं पास, ग्रामीण विकास मंत्री। कुमारी मंजू वर्मा
12वीं पास सामाजिक कल्याण मंत्री, तेज प्रताप यादव 12वीं पास स्वास्थ्य मंत्री, अब्दुल बारी सिद्दीकी 12वीं पास वित्त मंत्री, अब्दुल जलील मस्तान 12वीं पास राजस्व मंत्री, महेश्वर हजारी 12वीं पास शहरी विकास मंत्री, अनीता देवी 12वीं पास पर्यटन मंत्री। तो बिहार में कुल जमा 28 मंत्रियों में से अगर 12 मंत्री 12वीं पास या उससे भी नीचे के दर्जे पढ़े हुए हैं और ये सभी उप मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री, हेल्थ मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सामाजिक कल्याण मंत्री समेत 24 मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, तो फिर ये सवाल इन मंत्रियों को कितना बेचैन करेगा कि बिहार का लड़का IIT JEE पास कर लेता है लेकिन 12वीं में फेल हो जाता है। हो सकता है ये मंत्री बंद कमरों में कह रहे हो फेल हो गए तो चिंता किस बात की, ये बच्चे तो बिहार का भविष्य हैं उन्हीं की तरह। लेकिन बिहार की त्रासदी या कहें 12वीं फेल छात्रों का संकट सिर्फ इतना पर नहीं, मुश्किल 4 स्तर पर है। शिक्षा का स्तर शिक्षा संस्थानों के रिजल्ट पर जा टिका है। रिजल्ट पढ़ाई पर नहीं, पैसों पर जा टिका है। रिजल्ट के आश्रय ही सरकारी नौकरी मिलती है और सरकारी नौकरी के लिए बिहारी छात्र जिंदगी झोंक देता है। और संयोग से स्कूल कॉलेज से लेकर परीक्षा बोर्ड और सिविल सर्विस परीक्षा तक में नेता मंत्रियों की चलती है, यानी सत्ता ही राज्य है और मंत्री ही इंस्टीट्यूशन है। और बिहार की हालत ऐसी कि सत्ता या मंत्रियों का हाल कि खुद अगर वो 12वीं पास ना हो तो फिर कौन सी नीतियां बिहार के शिक्षा के लिए बनेंगी, और नीतियों का मतलब सिवाय लूट या माफियागिरी की और होगा क्या। और सच इतना खौफनाक कि रिजल्ट के बाद बक्सर की किरण कुमारी, भागलपुर की आरती कुमारी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन इस शिक्षा के माफियागिरी तले या फिर सरकार की मौजूदा स्थिति तले कोई नहीं मानेगा कि इस खुदकुशी का जिम्मेदार वो है, कोई नहीं मानेगा कि वो हत्यारा है, ये भी नहीं माना जाएगा इनकी हत्या हुई है। लेकिन जो हो रहा है वो बिहार का अनूठा नहीं, सबसे त्रासदीदायक सच है। और आइए इस सच को एक कदम आगे बढ़ के जरा समझने की कोशिश की जाए कि ये क्यों बताना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। तो नालंदा के अनुज, शेखपुरा के रोहित, सिवान के रवि कुमार, जमुई के ओम प्रिया, पटना के मोहम्मद इब्राहिम, इन्होंने IIT JEE की परीक्षा पास कर ली, लेकिन 12वीं के रिजल्ट आए तो फेल हो गए। और दूसरी तरफ फेल होने की खबर से बक्सर की किरण कुमारी, भागलपुर की आरती कुमारी और भागलपुर की ही खुशबू कुमारी ने खुदकुशी कर ली। और कैमूर की रुखसाना को हार्ट अटैक आ गया, उसकी जान चली गई। तो क्या इन छात्रों के भविष्य और जिंदगी से खेलने वालों को कोई सजा मिलेगी, या फिर जांच की बात कहकर मंत्री सरकार फिर अगले बरस का इंतजार करेंगे? प्रैक्टिकल होता है, जो 10th पेपर होता है, म्यूजिक और ये सब प्रैक्टिकल होता है, होम सेंटर रहता है, तो उसकी जांच होगी और जांच में अगर गलत पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो जांच करेगा कौन, और जांच रिपोर्ट में जो खामी पाई जाएगी उस पर सजा मिलेगी किसे, और सजा देगा कौन? शायद कुछ नहीं होगा, लिख लीजिए, कोई सजा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम ही कैसे पटरी से उतर चुका है ये चरमराई हुई शिक्षा के बुनियादी ढांचे से समझा जा सकता है। 2013-14 की डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के 10% स्कूलों में बिजली है। जी, महज 10%। और बिहार में माध्यमिक स्कूल है ही नहीं, या कहें प्राइमरी स्कूल ही है। बिहार में 13 प्राइमरी स्कूलों पर एक माध्यमिक स्कूल है, जबकि देश में औसत 5 का अनुपात है। और बिहार में एक क्लास में छात्रों का अनुपात 78 छात्रों का है, जबकि देश का औसत 42 छात्रों का है। हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की खासी कमी है, लेकिन सियासत का अपना राग और छात्रों का अपना दर्द। ये कॉपी ठीक से चेक नहीं हो पाई है। मुझे उम्मीद थी थ्योरी में 42+ आने की, यहाँ 4 नंबर और 5 नंबर आया है। रिजल्ट के बाद मैं काफ़ी अब निराश हो गया हूँ। अब मेरा एडमिशन वहाँ हो नहीं पाएगा, 60+ उसमें और पास होना चाहिए। मैं तो फिर फिजिक्स में मेरा ड्रॉप लग गया, तो मेरा एडमिशन का तो रास्ते ही बंद हो गए। तो बिहार में जब स्कूली शिक्षा का ही बंटाधार है, तो फिर 12वीं में फेल छात्र पास भी हो जाते तो करेंगे क्या? क्योंकि 18 से 23 बरस के 1 लाख छात्रों पर बिहार में महज 7 कॉलेज है, जबकि देश का औसत 27 कॉलेजों का है। 47 छात्रों पर एक टीचर बिहार में है, जबकि देश का औसत 24 छात्रों का है।
स्कूलों को छात्रों की संख्या और रिजल्ट के आधार पर अनुदान मिलता है तो कई स्कूल टॉपर बनाने का कारखाना बन गए और देश के किसी भी राज्य के मुकाबले तकनीकी शिक्षा संस्थान बिहार में सबसे कम है। और असर इसी का है कि हर बरस 1.25 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए बिहार छोड़ देते हैं। देश के आवासीय स्कूलों में बिहार के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। सिर्फ फीस के रूप में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया माँ बाप बच्चों को बिहार से भेजते हैं। यानी शिक्षा के लिए जो ढांचा खड़ा होना चाहिए वो सिर्फ छात्रों के लिए अंधकारमय नहीं है, बल्कि पढ़ाने वालों से लेकर नीतियां बनाने वालों के सामने भी अंधेरा ही है। ऐसे में सुशासन बाबू अगर ये कहें इस बरस शिक्षा का बजट 3354 करोड़ रुपए बढ़ा दिया तो कोई भी सवाल करेगा शिक्षा के बजट से सिवाय वेतन देने के और होता क्या है, क्योंकि एक अदद नौकरी के लिए ही समूची शिक्षा प्रणाली को छात्र बिहार में ढो रहा है। सुजीत झा, पटना, आज तक। यह दर्द है, त्रासदी है या देश की बेफिक्री है, जो कह लीजिए। एक बेफिक्री तो इस देश में किसानों को लेकर भी है। महाराष्ट्र का किसान आज सड़क पर है। तो बरस दर बरस बीतते गए और आंकड़ा बढ़ता गया। ये 15 बरस का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, जो बढ़ते बढ़ते 2,70,125 तक पहुंच चुका है। जी, बीते 15 बरस में देश के किसानों की खुदकुशी का ये नंबर है। और खुदकुशी के इस आंकड़े में सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र का ही किसान बीते 24 घंटे से सड़क पर है। जिस किसान को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसमें अब गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो अपना ही अनाज, अपनी ही उगाए फल सब्जी, दूध, सब कुछ सड़क पर फेंक कर अपना विरोध दर्ज करा रहा है कि वह जिए तो भी मरे और मरने का रास्ता चुने तो भी किसी को फिक्र नहीं। ये पहली बार है जब किसान अपनी उपज को ही शहर दर शहर फेंक कर अपने हक की मांग कर रहा है, राहत राहत चिल्ला रहा है। दरअसल कल फडणवीस सरकार से बातचीत फेल होने के बाद किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। किसानों की 3 मांग है: कर्ज पूरी तरह माफ हो, कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा अहम मसला किसानों के कर्ज का ही है, जो करीब 22,000 करोड़ का है। यानी राज्य सरकार के लिए अपने बूते किसानों का कर्ज माफ करना आसान नहीं। और एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं और 2015 में यह तादाद 4,291 किसानों की थी। तो सरकार की बेरुखी से किसान परेशान है, वो संघर्ष कर रहा है और कह चुका है 7 तारीख तक मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन दूसरे चरण में आएगा और तेज होगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब किसानों के आंदोलन में और रास्तों पर डटकर उतर रही थी, लेकिन आज उन्हीं मुद्दों को लेकर किसान जब रास्ते पर उतर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस आंदोलन में राजनीति नजर आ रही है। इधर सीएम साहब को भी मालूम है आंदोलन लंबा चला तो हालात बिगड़ेंगे और हालात बिगड़े तो कटघरे में वही होगा। लेकिन यहाँ पर किसान दूध देना चाहते हैं, लेकिन उनके दूध की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, या उनकी सब्जियों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसानों के हित में नहीं हो रहा है। सरकार के दरवाजे पूरे तरीके से खुले हैं। तो सीएम जो भी कहे, लेकिन किसानों को लेकर किस स्थिति में सरकार क्या सोचती है, यह सीएम को देखकर समझा जा सकता है। क्योंकि जिस वक्त महाराष्ट्र में आज किसानों का आंदोलन शहर दर शहर फैल रहा था, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस